नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेंट डे आईक्यू में। आज हम 21 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मरज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद अली अबील गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रश्न है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, किर्गिस्तान, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद अली अबील गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है। किर्गिज संसद में रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया था, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अबीले गिवेव से अनुरोध करते थे कि वे इन आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाएं। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनेवकोव द्वारा पीएम के रूप में चुना गया था। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। इसके राष्ट्रपति हैं सोरेनबाई जेनेवकोव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम प्रवेशक सिख के रूप में किसने इतिहास रच दिया है? प्रश्न है अनमोल नारंग ने, सुकमान गिल ने, अर्जुन सिंधु ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अनमोल नारंग ने। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम प्रवेशक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैंडिडेटों में से थे जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि वे उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनका जन्म और लालन पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ था। साल 1987 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना के भीतर अपने धर्म की वस्तुओं को रखने का अधिकार दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। इसकी राजधानी है वाशिंगटन और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? प्रश्न है मेघालय, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए किस नौकरी पोर्टल का शुभारंभ किया है? प्रश्न है आरोग्य पथ, प्राणवायु, क्रमभूमि, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है क्रमभूमि। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल क्रमभूमि का शुभारंभ किया है। क्रमभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। एक वेब पोर्टल बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। वर्तमान में साल्ट लेक, सेक्टर वी और राजाराहाट में लगभग 700 आईटी और आईटीईएस कंपनियां हैं, जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। आईटी पेशेवर अब क्रमभूमि.nltr.org के माध्यम से बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इसके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट कब मनाया गया है? प्रश्न 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। इसका सही आंसर है 17 जून को। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट
डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट बनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और इसका समाधान संभव है। जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2020 का विषय है फूड फीड फीवर, द लिंक्स बिटवीन कंसम्फिकेशन एंड लैंड। इस साल फूड फीड फीवर नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। इस वर्ष कोरिया वन सेवा द्वारा आयोजित की ग्लोबल अवरसेसरवांस इवेंट पूरे दिन के कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन होगा, जिसमें रोमांचक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं का प्रसार होगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिस्टर्फिकेशन एंड ड्राउट का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट के रूप में घोषित किया था। मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने का विश्व दिवस हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर हो सकता है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है, जिसका समाधान संभव है। जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? मर्सन DRDO ने, EPFO ने, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने। इसका सही आंसर है EPFO ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा EPFO कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। हाल में शुरू की गई यह सुविधा दावा निपटान प्रक्रिया में आने वाली किसी भी देरी को कम करेगी। इस सुविधा से कार्यभार का समान रूप से वितरण करके राष्ट्रव्यापी दावा निपटान से संबंधित देरी में कमी लाने के लिए EPFO विभिन्न स्थानों से दावा निपटान सुविधा के द्वारा दावा प्रक्रिया के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा प्रणाली से बाहर निकल गया है। EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वांटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 किसने जीता है? प्रश्न है शंभू S कुमारन ने, अतुल त्रिपाठी ने, शेफ अंगद सिंह राणा ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है शेफ अंगद सिंह राणा ने। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्ब और 40,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेबर BBQ जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप है। इस प्रतियोगिता में कुल 120 प्रविष्टियां को फाइनल के लिए चुना गया था। जजों के पैनल में कुलिनरी एसोसिएशन के प्रमुख शेफ देविंदर कुमार सहित शेफ सलील फडनीस, शेफ जुगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग शामिल थे। श्रेणी के विजेता हैं क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप सी फूड चैलेंज के विनर हैं शेफ अंगद सिंह राणा। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप मूटन एंड लैम्प के चैलेंज के विनर हैं शेफ वेबो भार्गव। क्वालिटी न्यूजीलैंड इंपोर्ट्स के बारे में
क्वालिटी न्यूजीलैंड्स इंपोर्ट्स एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग के अलावा दो अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम और डैनियल विक्टोरी के साथ कंपनी के शेयरधारक और एम्बेसडर भी हैं। क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 साउथ इंडिया शेफ एसोसिएशन, इंडियन कुलिनरी फोरम और वेस्टर्न इंडिया कुलिनरी एसोसिएशन द्वारा समर्थित है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेडिंका आर्डर्न, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा प्रश्न 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 58 वर्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन 58 वर्ष की आयु में हो गया है। श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। अपने लंबे समय के करियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सेवा की थी। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व किया और इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में भी काम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में बतौर उच्चारण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया? हम उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 1 साल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में बतौर उच्चारण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद में उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार भी सौंपा गया था। उनका कार्यकाल इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन उनका अनुबंध रिन्यू कर दिया गया था। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1928 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में मारुति सुजुकी इंडिया ने किसके साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? हमारा केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडल पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% फीसदी लोन मुहैया कराएगी। यह लोन वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ग्राहकों को 84 महीने तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। करूर वैश्य बैंक 15 मिनट के अंदर के ऋण को मंजूरी देगा और वहीं बैंक के मौजूदा ग्राहक बिना किसी मैनुअल प्रक्रिया के डिजिटल तरीके से आवेदन करके तुरंत ही ऋण प्राप्त कर पाएंगे। मारुति सुजुकी के CEO हैं केनिची आयुकावा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में। इसके CEO हैं PR शेषाद्री। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा कितने वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है? हमारे 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने CEO WTD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुसंगत प्रशासन की संस्कृति को मजबूती देने और स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के सिद्धांत को अपनाने के प्रयास में इस कदम का प्रस्ताव दिया है। यह कदम प्रबंधकीय नेतृत्व को पेशेवर प्रबंधन में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को गई। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में सुरक्षा बलों की वर्दी के व्यवस्था हेतु किसके द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया? उसने नासा द्वारा, WHO द्वारा, DRDO द्वारा, ICMR द्वारा। इसका सही आंसर है DRDO द्वारा। सुरक्षा बलों की वर्दी के व्यवस्था के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है। इस चैम्बर को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। इससे एक समय में मशीन द्वारा 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1958 को की गई। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का स्टडी आइकन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।